हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम है फोर्थ सेमेस्टर का वो 8 मई से होने को है। ठीक है, और पहले डेट जो आई थी वो 11 मई से थी। अब जो डेट आई है वो 8 मई से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है। फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका थर्ड पेपर है, पाठचर्या विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसके आज हम लोग सुपर 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, जो परीक्षा आपकी 2024 में हुई थी उसी के ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको जो परीक्षा अब आपकी मई 2026 में होने को है उसमें देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को विधिवत तरीके से समझते हुए चलें, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला कहता है कि व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा गलत है। व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण, जिसको हम लोग सिस्टम एनालिसिस अप्रोच भी कहते हैं, इसमें कौन सा गलत है। व्यवस्था के भीतर के हिस्सों पर ध्यान केंद्रित है, ये तो सही है कि व्यवस्था के अंदर के जो हिस्से हैं उन पर ध्यान होता है। ठीक है, कई भागों के बीच अंतःक्रिया, वेरी गुड। प्रभावी परिणामों से संबंधित नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण है, अभी इसको समझाएंगे। इसमें क्या है, प्रभावी परिणामों से ये संबंधित है, क्योंकि पूरी व्यवस्था का एक ही उद्देश्य होता है, अच्छा रिजल्ट, यानी कि आउटकम बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में गलत है। विभिन्न घटकों के बीच संबंध होता है, कैसे समझिए। व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम हो, उसको पूरा एक यूनिट के रूप में समझा जाता है, ना कि सिर्फ उसके अलग अलग भागों को। ठीक है, अब जैसे कोई भी सिस्टम हो, उसके कई सारे कंपोनेंट्स यानी कई अलग अलग भाग होते हैं, और सभी भाग आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और सभी भाग मिलकर के एक गोल को प्राप्त करते हैं, एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपका स्कूल है, ये क्या है, एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, स्कूल में टीचर्स होते हैं, आपके प्रिंसिपल होते हैं, और चपरासी होते हैं, बाबू होते हैं, बच्चे होते हैं, सब लोग मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, तो सभी के बीच अंतःक्रिया होती है। और यहाँ तक कि आपकी जो भौतिक चीजें हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग हो गई, कुर्सी मेज, सारी चीजें, ये सब क्या है, ये सब मिलकर के काम करते हैं, तो इनके बीच अंतःक्रिया है। प्रभावी परिणाम निकले, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। एक व्यवस्था में अंतःक्रिया किसके बीच की जाती है, तो एक व्यवस्था में जो अंतःक्रिया होती है वो मानव संसाधन के बीच भी होती है। मानव संसाधन में जिसमें जो लोग आ जाते हैं, जैसे आपके टीचर्स हो गए, विद्यार्थी हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, क्लर्क, पीएन, पेरेंट्स, ठीक है, ये सारे लोग, ये सब मानव संसाधन में आते हैं, जो भी इंसान सिस्टम को चलाने में अपना रोल निभाते हैं। ठीक है, भौतिक संसाधन में आपका स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम, डेस्क, बेंच, चेयर, बुक्स, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें भौतिक संसाधन कहलाती हैं। वित्तीय संसाधन की बात करें, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है, जैसे स्टूडेंट की फीस हो गई, गवर्नमेंट फंडिंग हो गई, सैलरी, बजट प्लानिंग, है ना, खर्चे क्या क्या हैं, तो ये सब चीजें जो है, इन सबके बीच अंतःक्रिया होती है। मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन, इन तीनों के बीच ही इंटरैक्शन होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे डी राइट हो जाता है। मानवतावादी दृष्टिकोण प्रभावित है। मानवतावादी दृष्टिकोण किससे प्रभावित है? मानवतावादी दृष्टिकोण का मतलब होता है बच्चों को एक इंसान के रूप में समझना। बच्चे की भावनाएं क्या है, उसकी जरूरत क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में, हमें उसका सम्मान करना है। ठीक है, तो मानवतावादी दृष्टिकोण सीधे तौर पर बाल मनोविज्ञान से जुड़ा है। भाई, मानवतावादी दृष्टिकोण कहता है हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की अपनी सोच, उसकी भावना, उसकी क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए पढ़ाई भी बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है, यानी ये बच्चा सबसे महत्वपूर्ण है, ये कहता है मानवतावादी दृष्टिकोण, ये बच्चे को सेंटर में रखता है। अब जैसे बाल मनोविज्ञान क्या कहता है कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, उसकी भावनाएं कैसी होती हैं, उसकी जरूरतें क्या हैं, तो मानवतावादी दृष्टिकोण इन्हीं बातों पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन।
4 नंबर क्वेश्चन है, मानवतावादी दृष्टिकोण शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देता है। बिल्कुल, जो मानवतावादी दृष्टिकोण है ये बच्चे की भावनाएं, उसकी जरूरत, उसका इंटरेस्ट किसमें है, हर चीज पर ध्यान रखता है। ठीक है, मानवतावादी दृष्टिकोण बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, बच्चे का होल डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए यहां पे हमारा ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रमुख घटकों को पहचाने। मानवतावादी दृष्टिकोण जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है, बालक की क्षमताओं को ध्यान में रखता है, बालक के लिए एक सही सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण का एकीकृत दृष्टिकोण का संबंध किससे है? अलग अलग विषयों की संख्या कम करना, अलग अलग विषयों की संख्या बढ़ाना, केवल ए, ना तो ए ना ही बी। एकीकृत दृष्टिकोण का मतलब जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, जो शिक्षा का भार है उसको कम किया जाए और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच के अंतर को खत्म किया जाए। मतलब यहाँ पे जो अलग अलग विषय हैं उनकी संख्या कम कर दो। क्या करो, सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ दो, सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ करके पढ़ाओ, संख्या बढ़ाना नहीं, संख्या कम करना है। ठीक है, एकीकृत दृष्टिकोण में अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की बजाय उन्हें एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ाया जाता है। जैसे आपका अगर प्राइमरी लेवल पर बात करें तो साइंस और जो सोशल साइंस है उसको मिला करके पर्यावरण अध्ययन बनाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। सामाजिक अध्ययन इसका उदाहरण है। सामाजिक अध्ययन किसका उदाहरण है? सामाजिक अध्ययन जो है ये एकीकृत दृष्टिकोण नहीं है। हालांकि कई बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर सामाजिक अध्ययन में तो कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एकीकृत ना होकर के ये अंतर्विषयक हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कैसे जुड़ा है उसको विधिवत तरीके से जोड़ करके, जिसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसको कहा जाता है। इसमें सामाजिक अध्ययन में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र इन सबको जोड़ करके पढ़ाया जाता है, इसलिए ये हमारा अंतर्विषयक यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में कितने प्रमुख चरण होते हैं? पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में 7 प्रमुख चरण होते हैं। सर कितने? 7। कौन कौन से, वो भी ध्यान रख लो, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं है। इसमें पहला होता है जरूरतों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। फिर होता है उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, ठीक है, जिसको सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कहते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी विषय वस्तु का संगठन, अधिगम अनुभवों का चयन, अधिगम गतिविधियों का संगठन और लास्ट में आता है मूल्यांकन। ये पाठचर्या विकास की प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण होते हैं। सही 7 प्रमुख चरण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। पाठ्यक्रम विकास एक विशेष काम है। पाठ्यक्रम, अगर आप करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम को विकसित कर रहे हैं तो उसका एक क्या होता है, एक विशेष काम है। ओके, इसमें प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के बारे में व्यवस्थित सोच की आवश्यकता भी होती है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, यानी ए सही है, आर ए की सही व्याख्या बी कर रहा है। पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए निम्न का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो देखिए, अगर आप पाठ्यक्रम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें जरूरतें क्या हैं, रियल नीड्स क्या हैं, और जो नीड्स आपने ऑब्जर्व की कि आखिर क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इन सबका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसके हिसाब से ही हमें पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए। आवश्यकता मूल्यांकन के संबंध में कौन सा गलत है? आवश्यकता मूल्यांकन के बारे में कौन सा गलत है? देखिएगा, लक्षित जनसंख्या की पहचान करना, ये तो बिल्कुल ठीक है। मूल्यांकन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम किसके लिए योजना बना रहे हैं, छात्र के लिए, टीचर्स के लिए, या किसी विशेष समुदाय के लिए। तो जनसंख्या की पहचान करना वेल एंड गुड है और यह एक प्रारंभिक कदम है, ये भी सही है। जैसा कि अभी हमने जस्ट ऊपर देखा कि आवश्यकता का मूल्यांकन करना, ये जो है बहुत जरूरी है। आवश्यकता का मूल्यांकन पहले आता है, ये देखिएगा यहाँ पे आवश्यकता क्या है, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, यानी कि जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, उसका मूल्यांकन यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। यह एक आवश्यकता मूल्यांकन क्या है, प्रारंभिक कदम है, हमें जनसंख्या की भी पहचान कर लेनी चाहिए। यह अन्य चरणों से संबंधित नहीं है। ये पॉइंट हमारा जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अन्य चरणों से संबंधित नहीं है भाई। अब जैसे आवश्यकता है, आवश्यकता मूल्यांकन जो है ये एक नींव की तरह होता है, ये एक बेस होता है, इसके आधार पर ही उद्देश्य तय होते हैं
और सिलेक्शन ऑफ कंटेंट होता है, यानी कि कंटेंट चुना जाता है, मूल्यांकन के तरीके तय किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे चरणों से स्टेप्स से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, ऐसा नहीं कि ये संबंधित नहीं है। लक्षित जनसंख्या की प्राथमिकताओं का आकलन करना, मतलब ये इस प्रोसेस का एक मेन कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य यही है, ये जानना कि लोगों की जरूरतें और प्राथमिकताएं क्या हैं, तभी तो हम सही लक्ष्य बना पाएंगे। ये भी सही पॉइंट है, लेकिन कौन सा गलत है, हमारा जो ऑप्शन सी है वह गलत हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों को तैयार करते, शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों को तैयार करते समय कौन सी सावधानी नहीं है, क्या सावधानी नहीं होनी चाहिए? देखिएगा, देखिए मिलान तो जरूरी है, मतलब मैचिंग जिसको कहते हैं, ये मतलब जो भी सिलेबस आप तैयार करें, जो भी उद्देश्य आपके हों, शिक्षा से संबंधित उद्देश्य आपके सिलेबस से मैच होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात शब्दांकन, जिसको हम वर्डिंग कहते हैं, जिसको हम सर क्या कहते हैं, वर्डिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो शब्द हों वो स्पष्ट होने चाहिए। दूसरी बात है क्रिएशन, मतलब जो भी फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा, उसको अच्छे तरीके से आपको क्रिएट करना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे सावधानी नहीं है, उपयुक्तता यहाँ पे कोई भी सावधानी नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, सामग्री चयन के लिए मानदंड नहीं है, क्या मानदंड नहीं है? वैधता, वैधता होनी चाहिए भाई, जो भी आपने सामग्री चुनी है वो सही हो, सटीक हो और जैसा वर्तमान समय है उसके अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए। उपयोगिता, यूटिलिटी, सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो छात्र के भविष्य के लिए या उसके डेली रूटीन में काम आए। वेरी गुड। सार्थक होनी चाहिए भैया, सामग्री जो है उसका शिक्षा से संबंधित जो भी उद्देश्य हैं उनके साथ गहरा संबंध होना चाहिए। ठीक है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए यहाँ पे सामग्री चयन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी नहीं है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो जब आप क्लास में, जैसे देखिए सामग्री क्या है, खुद लचीली नहीं होती है, बल्कि उसे प्रेजेंट करने का तरीका लचीला होता है कि हम उसको बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब उसको चयन किया जा रहा है तो चयन करते समय हम ये देखते हैं कि जानकारी कितनी सही है और कितनी इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी नहीं देखते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न पहलुओं की पहचान करें। देखिएगा, अनुक्रमण, अनुक्रमण मतलब भाई सीक्वेंस होना चाहिए, एक अनुक्रमण का मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप एक सीक्वेंस में चलिए, जैसे सरल से कठिन की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, बिना सही अनुक्रम के बालक उलझ जाता है। तो जो भी कंटेंट, जो भी विषय वस्तु आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो वो एक सीक्वेंस में लेके चलो, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए भाई, है ना, उसमें एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए, एकीकरण होना चाहिए उसमें। सर क्या होना चाहिए? एकीकरण, मतलब जो भी विषय वस्तु है उसके जो भी हिस्से हैं उनको एक दूसरे से जोड़ना जरूरी है ना। यहाँ पे जो है कि जो बालक है वो ज्ञान को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक जोड़ करके समझता है ना, तो एकीकरण बहुत जरूरी है। तो विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन डी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। पाठ्यक्रम विकास में सीखने के अनुभवों का चयन करना एक महत्वपूर्ण कदम है। वेरी गुड। यह टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको संदर्भित करता है। बिल्कुल ठीक बात, ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिएगा, पर्याप्त निदानात्मक मूल्य या फिर व्यापकता, संबद्धता, निरंतरता। तो आपको यहाँ पे बताते चलें कि पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? पर्याप्त निदानात्मक मूल्य। देखिए, पाठ्यक्रम मूल्यांकन में व्यापकता होती है, संबद्धता होती है। अब जैसे व्यापकता का मतलब कि बड़े लेवल पे मूल्यांकन होना चाहिए, ओके। संबद्धता, पाठ्यक्रम के सभी भागों का आपस में जुड़ा होना और जीवन से संबंधित होना जरूरी है। निरंतरता भी बनी रहना जरूरी है, लेकिन पर्याप्त निदानात्मक मूल्य पाठ्यक्रम मूल्यांकन की ये विशेषता नहीं मानी जाती है, बल्कि ये ज़्यादातर शैक्षिक मूल्यांकन से जुड़ा होता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में विभिन्न घटकों की सूची बनाएं। तो इसमें विभिन्न घटकों की सूची में हमारा उद्देश्य भी आ जाता है, सामग्री, तरीके। उद्देश्य का मतलब यहाँ पे क्या लक्ष्य सही है, ठीक है, सामग्री, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से कैसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मूल्यांकन करते समय ये तीनों उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो गया।
वेरी गुड। विकास ट्राई आउट एक कदम है, विकास ट्राई आउट एक कदम है, तो ये किसका कदम है? पाठचर्या विकास का क्रम है। ठीक है, देखिए जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ट्राई आउट, इसका मतलब होता है पाठचर्या को लागू करके उसे जांचना और सुधार करना। ये जो प्रोसेस है वो सीधे आपके करिकुलम डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें जो भी नया सिलेबस है उसको तैयार करके उसे ट्राई आउट यानी कि उसका परीक्षण किया जाता है। ट्राई आउट का मतलब होता है परीक्षण करना। ठीक है, तो ये पाठचर्या विकास से सीधा जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी राइट हो गया। एनसीएफ कब लागू हुआ? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एनसीएफ हमारा 2005 में लागू हुआ, जिसको हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहते हैं। एनसीएफटीई कब लागू हुआ? एनसीएफटीई जो आपका है ये 2009 में लागू हुआ। इसका पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन होता है। हिंदी में इसको शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पाठचर्या विकास का आगमनात्मक दृष्टिकोण कौन देता है? तो पाठचर्या विकास का आगमनात्मक दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया? हिल्दा टाबा के द्वारा दिया गया था। पाठचर्या योजना गतिविधियों की एक श्रृंखला है। पाठचर्या योजना क्या है? गतिविधियों की एक श्रृंखला है। बहुत सही। यह एक प्रोसेस है जिसमें विभिन्न स्तरों पर प्रतिभागी निर्णय लेते हैं। बहुत बढ़िया बात है, ए सही है यहाँ पे, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक आधार के बारे में कौन सा गलत है। सामाजिकता पर जोर होता है, कोई इसमें डाउट नहीं है भाई। पाठ्यक्रम का उद्देश्य व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना होता है। बहुत सही है। सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए शिक्षा और पाठ्यक्रम का एक प्रमुख काम क्या होता है? समाज में सुधार लेकर के आना और उसे आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस लेकर के आना। ठीक है, सामाजिक प्रगति होनी चाहिए। समाजीकरण प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कोई सरोकार ही नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। देखिए यहाँ पे सामाजिकरण ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक बालक समाज के तौर तरीके सीखता है। पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा सरोकार समाजीकरण ही होता है। ये कहना कि कोई सरोकार नहीं है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि शिक्षा का आधार ही समाज की जरूरतें और उसकी निरंतरता होती है। तो इसका जो है जो पाठ्यक्रम है ये पूरी तरीके से समाजीकरण से जुड़ा हुआ है, सामाजिक मानदंडों और मूल्यों पर विचार करता है। भाई पाठ्यक्रम हमेशा उस समाज की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है जहां उसे लागू किया जाता है। तो ऐसा कहना कि समाजीकरण प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं है ये बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा। इतनी बात कर ले रहा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाठचर्या विकास के मनोवैज्ञानिक आधार के संबंध में कौन सा एक सार्थक नहीं है? पाठचर्या विकास के मनोवैज्ञानिक आधार के संबंध में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बताइए भाई। देखिएगा मनोविज्ञान एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। जी बिल्कुल। व्यक्तिगत मतभेदों पर विचार किया जा सकता है, ये भी ठीक है कि देखिए यहाँ पे बालक जो है ना, हर बालक की रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग होती है, तो बच्चे के व्यक्तिगत तरीके से हम उनमें उनको ध्यान में रखेंगे। हर बालक की रुचि क्षमता योग्यता को ध्यान में रखकर काम करते हैं, यह हमें मनोविज्ञान सिखाता है। यह शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने में भी हेल्प करता है कि कौन सा बालक किस लेवल का है, उसको कैसे पढ़ाना है। इसमें पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में सहायता के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाती है। ये कथन पूरी तरह क्या है, हम कह सकते हैं गलत है। पाठ्यक्रम विकास की पूरी प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही टिकी होती है। बिना सिद्धांतों के पाठचर्या का मनोवैज्ञानिक आधार पॉसिबल ही नहीं होता। ऑप्शन डी राइट हो गया। पाठचर्या विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख दर्शन कौन सा नहीं है? बताइए भाई कौन सा नहीं है? तो इसमें आदर्शवाद भी है, यथार्थवाद भी है, प्रकृतिवाद की भी बात होती है, लेकिन मानवतावाद की बात इसमें नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पहले दोस्तों आपको बताते चले कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए तो फटाफट इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप मैसेज करिए, उसमें लिखिए कि सर हम बीएड 4th सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हमको नोट्स चाहिए। आपको प्रोसेस भेजा जाएगा, आप फीस पे करेंगे और उसके बाद चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पेपर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि हमारे नोट्स किस तरीके के होंगे। देखिए, कानपुर यूनिवर्सिटी CSJMU बीएड 4th सेमेस्टर न्यू सिलेबस बेस्ड नोट्स अपडेटेड बाय एसपी सर, पाठचर्या विकास की प्रक्रिया, ये आपका 3rd पेपर है। ठीक है, अब देखिए ये आपका सब्जेक्टिव कंटेंट है। सब्जेक्टिव को भी इस तरीके से लिखा गया है कि आप इसको कम से कम समय में पढ़ करके अपनी परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर के आए हैं। और आपके बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे नोट्स पढ़ करके 75 में 75 नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप भी नोट्स को पढ़ करके बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो अभी आपके पास मौका है। कनिंघम की परिभाषा देखिए कितनी फेमस है, हर बार आपसे एग्जाम में पूछी ही जाती है। पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
ठीक है, और उसको बहुत वेल मेंटेन तरीके से लिखा गया है। और पाठचर्या का संकुचित अर्थ क्या होता है, पाठचर्या का व्यापक अर्थ क्या होता है, यहाँ से कितने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या होती है, बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर होता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये कंटेंट आपके लिए। अब देखिए कोर प्रधान पाठ्यक्रम क्या होता है, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि विषय वस्तु का संगठन, जिसमें हमने आपको बताया एक क्रमबद्धता होनी चाहिए भाई, एक सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मैंने अभी जस्ट ये बातें रिपीट की थी ना कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, ये क्या है, एक सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। पाठचर्या के अंतर्गत क्रमबद्धता का मतलब है विषय वस्तु जो भी कंटेंट बच्चों को पढ़ा रहे हो वो एक क्रम में लेकर के चलो, ये नहीं कि कभी कुछ भी पढ़ा दिया, ठीक है। और आपको बता दें एक निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए भाई। इसके अंतर्गत पूर्व अध्ययन सामग्री की तुलना में बाद की ज्यादा जटिल सामग्री ज्यादा जटिल हो और छात्रों को अहम और व्यापक विचारों का प्रयोग करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस तरह प्राप्त संचयी अधिगम चिंतन अभिव्यक्तियों और कौशलों से संबंधित हो सकता है। एकीकरण होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ करके पढ़ाओ। फिर आपका वन लाइनर कंटेंट आ जाता है। वन लाइनर मतलब एक एक लाइन में पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। और इसमें देखिए बहुत ही शॉर्ट में हमने चीज़ों को लिख दिया है, जो बिल्कुल एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं वही इसमें लिखी गई हैं, जिसको बस आप एक बार पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कोर प्रधान पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित होता है। प्रच्छन्न पाठचर्या हिडन करिकुलम को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सबसे पहले 1968 में के फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में प्रयोग किया था। अल्सू बैग कहते हैं कि छिपा हुआ पाठ्यक्रम शैक्षिक परिस्थितियों में मौजूद अनकहे या अंतर्निहित मूल्यों, प्रक्रियाओं, व्यवहार मानदंडों को संदर्भित करता है। अब आ जाता है आपका एमसीक्यूज पीवाईक्यूज कंटेंट, ठीक है। आपको पता है एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड करा देते हैं। पीवाईक्यू ऑफ 2021, 22, 23, 24, 25 ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको साथ में मिल जाते हैं। पहले हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये सब पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लगा होगा, जैसे ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, मार्केट में आपका नया क्वेश्चन बैंक आ चुका है जी नोट्स, ठीक है, जो कि ये देखिए यहाँ पे 2026 का क्वेश्चन बैंक है ये लेटेस्ट। तो इसकी भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको बाहर पैसा खराब ना करना पड़े। एक जगह पैसा आपने लगाया है तो सारा मटेरियल एक ही जगह आपको मिल जाए। हमारा कंटेंट पढ़ो, प्लस अगर आपको लगता है कि मार्केट का कंटेंट देखना चाहिए एक बार, तो वो भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट से मैसेज कीजिए इस नंबर पे और नोट्स ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, बहुत स्पीड से चलेंगे हम लोग क्योंकि समय बहुत कम है, 100 क्वेश्चन कवर करने होते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि एवं दूरदर्शिता योगदान है। ये आपका किसमें योगदान है? देखिए अंतर्दृष्टि एवं दूरदर्शी का जो दूरदर्शिता का जो संबंध है वो किससे होता है? दर्शन से होता है। किससे होता है सर? इसका जो संबंध है वह दर्शन से होता है, क्योंकि दर्शन ही भविष्य की दिशा, उद्देश्य और एक व्यापक दृष्टि कह सकते हैं कि प्रदान करता है, इसलिए पाठचर्या की दार्शनिक नींव में ही आता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। पाठचर्या का प्रमुख आधार कौन सा नहीं है? देखिएगा पाठचर्या का आर्थिक आधार होता है, पर्यावरण आधार होता है, शैक्षिक आधार होता है, लेकिन पाठचर्या का राजनीतिक आधार नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान में मुख्य रूप से आपका न्याय आ जाता है, समानता आ जाता है, धर्मनिरपेक्षता आ जाती है, लेकिन इसमें भ्रातृत्व की जो भावना है वो है, तो लेकिन इसमें प्रॉपर तरीके से यह मूल्य इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन जो सी है वह आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। पाठचर्या विकास का कौन सा प्रतिमान नहीं है? बताइए भाई। प्रशासनिक प्रतिमान हमने पढ़ा, तृणमूल स्तर प्रतिमान जिसको हिल्दा टाबा का जो जमीनी प्रतिमान है उसको हमने पढ़ा, प्रदर्शन प्रतिमान हमने पढ़ा, लेकिन इसमें जो ये SMCR प्रतिमान है ये इसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, तो ये प्रतिमान इसमें नहीं आता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। तृणमूल स्तर प्रतिमान को इस नाम से भी जाना जाता है। तृणमूल स्तर प्रतिमान को किस नाम से जाना जाता है? इसको बॉटम अप प्रतिमान भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉटम से लेकर के अप ऊपर की तरफ जाने की बात करता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। प्रशासनिक प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? प्रशासनिक प्रतिमान जो है वो साइलर, अलेक्जेंडर और लुइस के द्वारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि तृणमूल प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? तृणमूल प्रतिमान जो है जमीनी प्रतिमान, जो कि हिल्दा टाबा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा?
हिल्दा टाबा के द्वारा दिया गया था। किसने कहा? पाठचर्या एक कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में अपनी सामग्री यानी छात्र को अपने स्टूडियो यानी कि शैक्षिक संस्थान में अपने आदर्शों यानी कि उद्देश्यों के अनुसार ढालने का एक उपकरण है। ऐसा किसने कहा? ये परिभाषा कनिंघम की है सर। किसकी परिभाषा है? कनिंघम की परिभाषा है। एक प्रतिमान पाठचर्या डिजाइन के लिए एक प्रारूप है। एक प्रतिमान पाठचर्या डिजाइन करने का एक प्रारूप है, बात ठीक है। यह पाठचर्या निर्माता को एक या अधिक प्रमुख पाठचर्या घटकों को डिजाइन करने, पुनः आकार देने या पुनर्व्यवस्थित करने को संदर्भित करता है। ये भी बात ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। कहता है कि करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? हिल्दा टाबा की पुस्तक है। ये किसकी किताब है सर? ये हिल्दा टाबा की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट वन हो जाता है। तृणमूल प्रतिमान के संबंध में कौन सा सही नहीं है? बताइए भाई। छात्रों की जरूरतों को शामिल करता है, बिल्कुल ठीक बात। समाज के लिए एक पाठचर्या तैयार करना चाहिए, नहीं, इसकी बात तो नहीं हुई है। हिल्दा टाबा ने ऐसी कोई बात नहीं की अपने जमीनी स्तर प्रतिमान में। शिक्षक छात्रों की जरूरतों से अवगत हों, बिल्कुल ठीक बात। पाठचर्या विकास के लिए एक आगमनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने की भी बात करता है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी है वहाँ राइट हो जाएगा, क्योंकि समाज के लिए एक पाठचर्या तैयार करने की बात इसमें नहीं कही गई है। ओके, इतनी बात क्लियर है। तृणमूल प्रतिमान में कितने प्रमुख चरण होते हैं? तृणमूल प्रतिमान में 7 प्रमुख चरण होते हैं सर। कितने? 7 प्रमुख चरण होते हैं। ठीक है, तृणमूल प्रतिमान का कौन सा प्रमुख कदम नहीं है? देखिए, अभी जो हम ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि इसमें 7 चरण होते हैं, वो है ये 7 चरण। ठीक है, अब कहता है तृणमूल प्रतिमान का कौन सा प्रमुख कदम नहीं है। तो अगर आपको 7 याद होंगे तो इसमें से जो गलत होगा वो आप इसमें से निकाल पाएंगे। देखिए, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का निदान, ठीक है, यहाँ पे लिखा आवश्यकताओं का निदान इसमें दिया गया है। सीखने के अनुभवों का चयन, अधिगम अनुभवों का चयन भी दिया गया है। और जो है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कंटेंट, विषय वस्तु का चयन, ये भी इसमें दिया गया है। सामाजिक अंतःक्रिया की बात कहीं भी इसमें नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। प्रशासनिक प्रतिमान के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। कैसे लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए? समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से, ठीक है। शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। ज्ञान का प्रकार क्या है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। पाठचर्या कार्यान्वयन, डिजाइन, मूल्यांकन, लक्ष्य, इसको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी चीज इसमें आ जाती है। देखिए, इसमें आपका सबसे पहली पॉइंट ये देखा जाता है कि आखिर लक्ष्य क्या है। मतलब किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह तय किया जाता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि लक्ष्य क्या है हमारा। तो शैक्षिक उद्देश्यों को भी जो भी शिक्षा के उद्देश्य उनको प्राप्त करने के लिए पहले लक्ष्य ही तय किए जाते हैं। फिर उसके बाद उस सिलेबस को या कंटेंट को डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है सर? डिजाइन। लक्ष्य को तय करने के बाद उसका एक डिजाइन तैयार किया जाता है। इसमें कंटेंट क्या रहेगा उसका सिलेक्शन होता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं भाई, लक्ष्य तय कर लिए, पाठ्यक्रम और जो भी चीज़ें थी वो हमारी सही डिजाइन हो गई हैं। अब उस पर हमें काम करना है। अब क्या होता है? अब इम्प्लीमेंटेशन का काम आता है। ठीक है, डिजाइन तैयार होने के बाद उसे क्लास में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये वो स्टेप होता है जहां टीचर छात्रों को पढ़ाते हैं। 1 2 3 फिर लास्ट में यह तय किया जाता है, देखा जाता है कि जो लक्ष्य हमने शुरू में तय किए थे वो कितने सफल रहे और क्या हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। ये जो है चीज वो आपके सबसे लास्ट में आ जाती है। तो लक्ष्य पहले आएगा, नहीं 4 नंबर पहले आएगा। 4 नंबर पहले यहाँ भी है, तो बाकी 2 ऑप्शन हटा दो। फिर आपका 2 नंबर पे ये डिजाइन आ जाएगा, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ आ गया, यहाँ भी नहीं है, मतलब ये भी कट जाएगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है। फिर उसके बाद आपका पाठचर्या क्रियान्वयन यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद मूल्यांकन यहाँ पे आ गया। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन जो इसमें सी है वह आपका राइट हो जाएगा। ये इसका सीक्वेंस बनेगा। प्रदर्शन प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? प्रदर्शन प्रतिमान जो है वह आपका टायलर के द्वारा दिया गया था। प्रदर्शन प्रतिमान के संबंध में कौन सा गलत है? प्रदर्शन प्रतिमान के बारे में, यह नियोजन चरणों पर विशेष ध्यान देने के लिए जाना जाता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। प्रदर्शन प्रतिमान में गलत स्क्रीन की पहचान करनी है आपको, गलत स्क्रीन की पहचान करनी है। देखिएगा कैसे गलत स्क्रीन की पहचान करेंगे भाई। देखो, प्रदर्शन प्रतिमान जो है इसमें जो स्क्रीन या जिस छन्ने की बात इसमें होती है, जब आप इसको थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें छन्ने की बात आएगी। ठीक है, स्क्रीन की बात आएगी वो तो प्रदर्शन प्रतिमान जो है ये टायलर मॉडल भी इसको कहते हैं। इसमें जो स्क्रीन या छन्ने होते हैं वो है आपका
एक तो दार्शनिक होता है, दूसरा मनोवैज्ञानिक होता है। फिलोसॉफिकल स्क्रीन होती है, साइकोलॉजिकल स्क्रीन होती है। एक दार्शनिक होता है और दूसरा मनोवैज्ञानिक होता है सर। दूसरा क्या होता है? दूसरा मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, अब ये देखिए, गलत स्क्रीन की पहचान करनी है। ये तो उसकी सही स्क्रीन है। गलत में आपका एक तो मनोवैज्ञानिक आ जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक की बात इसमें हुई नहीं है, मनोवैज्ञानिक की बात हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा देखने की बात ये है, अब जैसे अगर हम ये कह दें कि गलत स्क्रीन बी ऑप्शन है, अगर हम कह दें कि गलत स्क्रीन बी ऑप्शन है, तो फिर ए और बी दोनों, ये भी ऑप्शन छूट जाता है, ये भी छूट जाता है, ये भी छूट जाता है। यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर ये सही माना था, सॉरी इसका आंसर माना था, ना तो ए ना तो बी। ये इसलिए माना गया कि गलत स्क्रीन की पहचान करने को कह रहा है। अगर हम सिर्फ इसको टिक कर देंगे तो फिर ये बच जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाते हैं। इसलिए क्या किया उन्होंने, सीधा आंसर इसी को सही मान लिया था, ना तो ए ना ही बी। ठीक है, चलिए, आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ये तो आपको पहले से पता होगा। उद्देश्य निर्धारण पाठ्यक्रम डिजाइनिंग का पहला चरण है। उद्देश्य निर्धारण जो है, अगर आप पाठ्यक्रम डिजाइन करने बैठे हो तो सबसे पहले उद्देश्य ही तय किए जाते हैं। सीखने के अनुभवों का चयन करने के लिए ये जरूरी है कि भाई जो भी बच्चा, जो भी हम सिखाना चाह रहे हैं उसके लिए पहले उद्देश्य निर्धारित करना जरूरी होता है। इसलिए ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पाठचर्या सामग्री संदर्भित होती है। पाठचर्या जो सामग्री है वो किससे संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है आपके संसाधन से, मतलब आपकी किताबें, जो भी बाकी मटेरियल हो गया है ना, वो सब इसमें रिसोर्सेस में आ जाते हैं। फिर तरीके कि आखिर कैसे पढ़ाया जाएगा, फिर अंतःक्रियात्मक शिक्षा शास्त्र जिसको इंटरैक्टिव पेडागोजी कहते हैं, जिसमें शिक्षक और छात्र की सहभागिता होती है। ये तीनों मिलकर के पाठचर्या सामग्री को बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठचर्या के रूप उपलब्ध हैं। पाठचर्या हमारी केंद्रीकृत भी होती है, विकेंद्रीकृत भी होती है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट हो जाएंगे। पाठचर्या केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत दोनों प्रकार की होती है। विकेंद्रीकृत पाठचर्या का कौन सा रूप नहीं है बताइए? इसमें देखिए, एकाग्रता विकेंद्रीकरण, विचार विमर्श, हस्तांतरण, प्रतिनिधि मंडल, क्या हो जाएगा? इसमें एकाग्रता विकेंद्रीकरण जो है ये विकेंद्रीकृत पाठचर्या का रूप नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। केंद्रीकरण का तात्पर्य केंद्रीय निकाय द्वारा निर्णय लेने से नहीं है। बताइए भाई, पाठचर्या की विषय वस्तु या फिर बजट को नियंत्रित करना, शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि केंद्रीकरण में केंद्रीय निकाय द्वारा पाठचर्या की विषय वस्तु तय करना, बजट को नियंत्रित करना, शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण करना, ये सभी काम शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी की तरफ हम चले जाएंगे। नैतिक और मूल्य शिक्षा पाठचर्या का एक आवश्यक हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल भाई, उसमें नैतिकता, मोरलिटी, एटिकेट, मैनर्स तो इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, यह छिपे हुए रूप में हो सकते हैं, ये भी बात ठीक है, हिडन करिकुलम के अंतर्गत ये चीजें आ सकती हैं। ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। पाठचर्या शब्द इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पाठचर्या को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? तो पाठचर्या हमारी सांस्कृतिक संरक्षण करती है सर। कल्चरल प्रिजर्वेशन मतलब पाठचर्या का एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि जो भी समाज की सभ्यता, संस्कृति है, जो मूल्य हमारी परंपराएं हैं, जो भी ज्ञान है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, मतलब हमारी संस्कृति का संरक्षण पाठचर्या के माध्यम से होता रहता है। असंगति कार्य एवं अवधारणाएं मतलब पाठचर्या में वो सभी एक्टिविटीज, वो सारे टास्क और जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो इंक्लूड होते हैं जो छात्रों को सीखने के लिए प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे असंगति शब्द का यूज किया गया है। यहाँ पे असंगति मतलब जो आपके कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं उनके संदर्भ में यहाँ पे असंगति का यूज किया गया है। ठीक है, जो बच्चों की जो मेंटल क्षमता है उसको चुनौती देने का काम करते हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। सामाजिक पुनर्संरचना हेतु एक मुद्दा, मतलब यहाँ पे देखिए सामाजिक पुनर्संरचना हेतु एक मुद्दा, इसको भी इसमें शामिल किया जाता है। कैसे भाई? पाठचर्या जो है वो केवल पुरानी बातों को सिखाना नहीं है कि जो भी चीजें हैं पुरानी चीजें बच्चों को सिखाओ, बल्कि यहाँ पे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आना है। सोशल रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी एक एज अ टूल के रूप में पाठचर्या काम करती है। इसलिए सारे ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तभी ऐसे प्रश्नों का सही आंसर भी आप दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पाठचर्या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक सार्थक भाग है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट है। पाठचर्या किंडरगार्टन से उच्च स्तर तक रहता है।
अब यहाँ पे एक बात सीख देखने वाली ये है कि भाई ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ठीक है, कि पाठचर्या वो धुरी है जिसके चारों ओर पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, आपकी टीचिंग है, उसके उद्देश्य हो गए, इवैल्यूएशन हो गया, इस सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। इसके बिना शिक्षा का कोई भी निश्चित मार्ग नहीं होता, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि पाठचर्या किंडरगार्टन से उच्च स्तर तक रहता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो नर्सरी हो या पीएचडी लेवल तक का हो, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पाठचर्या उसमें मौजूद होती है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। आर एक ही सही व्याख्या क्यों नहीं है भाई? देखिए, पाठचर्या के महत्व और की सार्थकता की बात कर रहा है हमारा ऑप्शन ए, और जो बी है ये पाठचर्या के विस्तार और उसकी निरंतरता, उसके स्कोप की बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए दोनों अलग अलग पॉइंट हो जाएंगे। ए सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। पाठचर्या सार्थक इसलिए है क्योंकि वो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में हेल्प करता है, न कि केवल इसलिए कि वो स्तर पर मौजूद है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। पाठचर्या के कॉन्सेप्ट के संदर्भ में कौन सा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा? गलत क्या है? यह अधिगम प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है, बिल्कुल ठीक बात। सामान्य रूप में इसका अर्थ विषयों के समूह के रूप में लिया जाता है, ये भी ठीक है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे आपका बीएड का जो कैरिकुलम है, इसमें कितने सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट है भाई। यह संपूर्ण अधिगम अनुभवों को सम्मिलित करता है, बहुत बढ़िया। यह मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ये गलत बात है क्योंकि यह मूल्यांकन से संबंधित है भाई। पाठचर्या और मूल्यांकन एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाता है। शब्द पाठचर्या को प्रत्यायित करने हेतु कौन सा एक आधार सार्थक भूमिका निभाता है? तो वो है हमारा दार्शनिक आधार, जो कि सार्थक भूमिका निभाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। पाठचर्या को क्रियात्मक रूप से परिभाषित किया जाता है। पाठचर्या को क्रियात्मक रूप से परिभाषित किया जाता है तो इसमें समग्र अनुभव के रूप में। कैसे सर? टोटल एक्सपीरियंस के आधार पर। पाठचर्या केवल कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस तक लिमिटेड नहीं है कि जो कुछ जाकर के क्लास में पढ़ा दिया वही पाठचर्या बन गया, नहीं। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो एक विद्यार्थी स्कूल में एक्सपीरियंस करता है, जैसे खेल कूद हो गया, लैब में जाकर के चीज़ों को प्रयोग करना हो गया, चाहे वो केमिस्ट्री की लैब हो, बायोलॉजी की लैब हो, है ना, या जो स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, टीचर्स के साथ संवाद हो रहे हैं, उसके कम्युनिकेशन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रही है, बच्चा डिसिप्लिन सीख रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए इसमें समग्र अनुभव शामिल है। पाठचर्या माध्यम नहीं है। किस चीज़ का माध्यम नहीं है भाई? पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। विध्वंसात्मक गतिविधियों में विद्यार्थियों को हम कभी नहीं लगाएं कि जाओ उसका विध्वंस कर दो जाकर के, ये जो है पाठचर्या का माध्यम नहीं है। शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन पाठचर्या के माध्यम से होता है, लेकिन विध्वंस को बढ़ावा कहीं नहीं दिया जाता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों? पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ होता है रनवे। मतलब देखिए, पाठचर्या अंग्रेजी शब्द कैरिकुलम, CURRICULUM, ये हो गया कैरिकुलम। कैरिकुलम जो है ये लैटिन भाषा के शब्द कुरेरे, क्यूरोरे एक शब्द है, CURRERE, ये हो गया कुरेरे शब्द हो गया, ठीक है, इसको कुर्रेर भी कहते हैं। तो जो कैरिकुलम है वो कुर्रेर से बना है। कुरेरे का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान, ओके। तो या जिसको हम इसको रेस कोर्स भी कहते हैं, यानी कि वो पथ जिस पर दौड़कर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। अब जैसे आप लोग बीएड कर रहे हो, आपके इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, तो ये क्या है? ये आपका एक रास्ता है, इस रास्ते पर दौड़ करके आप अपना बीएड क्लियर कर पाओगे। ये आपकी मंजिल है जहां आपको बीएड क्लियर करना है। यहाँ पे आकर के क्या लिख कर आएगा आपकी मार्कशीट में? बीएड क्वालिफाइड हैं आप। तो मतलब कैसे? ये सारी किताबें पढ़ेंगे, आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, और ये लास्ट बचा है फोर्थ सेमेस्टर। ये क्या है? ये एक रेस कोर्स है, एक दौड़ का मैदान है, इस पर दौड़ करके आप जो है बीएड जो है फाइनल हो पाएंगे आप। तो ये क्या है? एक रनवे है। इसको क्या कहा गया है? एक रनवे कहा गया है, जिस पर चलकर एक बालक अपने शैक्षिक उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है किसने पाठचर्या को एक शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में वर्णित किया है? तो वह हिल्दा टाबा। कौन है? हिल्दा टाबा। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। पाठचर्या का कौन सा एक तत्व नहीं है?
उद्देश्य, विषय वस्तु एवं अधिगम सामग्री, प्रशासनिक हस्तक्षेप या फिर मूल्यांकन। कौन सा नहीं है? तो वो आपका इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप जो है वो पाठचर्या का तत्व नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया। पाठचर्या कलाकार के हाथों में एक उपकरण है। बहुत बढ़िया। पाठचर्या केवल अध्ययन पाठ्यक्रम के विषय में है। क्या ये बात यहाँ पे ठीक हो जाती है? देखिए, ऐसा नहीं कि जो पाठचर्या है वो केवल अध्ययन पाठ्यक्रम के विषय में ही है कि बस बच्चे केवल किताब पढ़ना सीख जाएं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए सही है लेकिन आर जो स्टेटमेंट है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। किसने कहा है कि पाठचर्या एक क्रिया योजना अथवा लिखित दस्तावेज है जो कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीतियों को सम्मिलित करता है? किसने कहा है? हिल्दा टाबा का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक पाठचर्या द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है? पाठचर्या द्वारा किया जाने वाला कार्य कौन सा नहीं है? विषय एवं जीवन अध्ययन के मध्य संश्लेषण करना, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति एवं समर्थ बनाना, ये भी ठीक है। अलोकतांत्रिक अभिवृत्ति का विकास, ये पाठचर्या द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है। बाकी बच्चे का होल डेवलपमेंट हो, संपूर्ण विकास होना चाहिए, ये भी पाठचर्या द्वारा किया जाने वाला कार्य है। लेकिन अलोकतांत्रिक नहीं, पाठचर्या लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है, ना कि अनडेमोक्रेटिक। आई बात समझ में? इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न पर विचार कीजिए, सही वाक्य की पहचान करना है आपको। पाठचर्या ही पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम ही पाठचर्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर पाठ्यक्रम पाठचर्या का भाग है? अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली है। देखिए, जो पाठ्यक्रम है ये पाठचर्या का भाग है। दोनों में अंतर बताऊँ क्या है? देखिए, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएड में आपके 4 सेमेस्टर हैं। कितने सेमेस्टर हैं सर? 4 सेमेस्टर हैं। अब देखिए, पाठचर्या का मतलब होता है जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। आपने जैसे ही बीएड में एडमिशन लिया, आपके दोनों साल का सारा सिलेबस पहले से ऑलरेडी तय है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या किताबें पढ़नी है, सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फोर्थ सेमेस्टर में फिर आपके ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये सारा पहले से तय है। ये हो गया पाठचर्या। आपकी कब फाइल बनेगी, कैसे कितने असाइनमेंट बनेंगे, लेसन प्लान कैसे बनेंगे, कितने लेसन प्लान बनेंगे, क्या क्या प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं, कितने महीने की आपकी टीचिंग करनी है आपको, है ना। वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? पाठचर्या में। पाठ्यक्रम हर सेमेस्टर में आपका बदल जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में सबका पाठ्यक्रम अलग था, फिर सेकंड सेमेस्टर में आपका पाठ्यक्रम अलग हो गया, थर्ड सेमेस्टर में फिर पाठ्यक्रम अलग हो गया, फोर्थ सेमेस्टर में फिर चेंज हो गया। पाठ्यक्रम आपका हर सेमेस्टर में बदलता रहा, लेकिन पाठचर्या में आपकी बीएड की सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो पाठचर्या जो है ये बड़ा स्तर है, पाठ्यक्रम जो है वो इसका एक भाग है, सिर्फ क्या है? एक पार्ट है। आई बस समझ में? तो पाठ्यक्रम पाठचर्या का एक भाग है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा एक पाठचर्या की गणितीय व्याख्या में सही है? तो इसमें पाठ्यक्रम आ जाता है पहले, मतलब इसमें पाठ्यक्रम में सिलेबस आपका, ठीक है। इसमें कक्षा में पढ़ाए जाने वाले जो भी सब्जेक्ट हैं और जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो इंक्लूड होता है। फिर सह पाठ्यक्रम, मतलब इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो पढ़ाई से जुड़ी होती है लेकिन कक्षा के बाहर होती है। जैसे आपका डिस्कशन डिबेट्स हो गया, कोई प्रतियोगिता हो गई, है ना, या कोई लैब में आप कोई काम कर रहे हैं। फिर अतिरिक्त पाठ्यक्रम आ जाता है, जैसे आपका इसमें खेल कूद हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर ये सब जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तब वह छात्र के जीवन अनुभव के लाइफ एक्सपीरियंस के बराबर हो जाता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट। अगला क्वेश्चन, पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा गलत है? देखिएगा भाई, बताइए कौन सा गलत है। देखिए, पाठ्यक्रम ग्रीक शब्द है, जो पाठचर्या लैटिन शब्द है। ये तो बात ठीक है, पाठचर्या लैटिन शब्द है। पाठ्यक्रम विषयों का एक समूह है, ठीक है। पाठचर्या कार्यक्रम का एक समूह है, बिल्कुल बात ठीक। पाठ्यक्रम में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके, जैसे फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका पाठ्यक्रम है इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक और पाठचर्या का क्षेत्र संकीर्ण होता है। ये बात गलत है, उल्टा होता है। पाठचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है, पाठ्यक्रम संकीर्ण होता है। आई बात समझ में? इसलिए फर्स्ट जो सी ऑप्शन है ये पाठचर्या और पाठ्यक्रम के बारे में गलत है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए। पाठ्यक्रम पाठचर्या का भाग है, बिल्कुल ठीक। पाठ्यक्रम केवल अध्ययन विषय के बारे में है, तो पाठ्यक्रम केवल अध्ययन के विषय के बारे में, ये भी ठीक है। ए और ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि जो है पाठ्यक्रम क्या है, ये पाठचर्या का सिर्फ एक भाग है, ठीक है।
इसलिए ये केवल अध्ययन विषय के बारे में है, जबकि जो पाठचर्या है इसमें आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ आ जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा। पाठचर्या शामिल करती है, जो पाठचर्या है इसमें शिक्षा शैक्षिक क्रियाकलाप भी आ जाते हैं और सह शैक्षिक क्रियाकलाप भी आ जाते हैं, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शंस ठीक हो जाते हैं। पाठ्यपुस्तक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु शामिल करती है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व है, बिल्कुल ठीक बात, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पाठ्यपुस्तक का कौन सा एक कार्य नहीं है, पाठ्यपुस्तक का कौन सा कार्य नहीं है, शिक्षण कौशल विकसित करने में सहायक, बिल्कुल ठीक बात, जो किताब है आपके अंदर वो जो है शिक्षण कौशल विकसित करती है, चिंतन तर्कणा का विकास करती है, अधिगम सामग्री के स्रोत भी हैं, कभी कभी विद्यार्थियों को भ्रमित करती है, ये बात गलत है, किताब हमको भ्रमित थोड़ा ना करती है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक के मध्य संबंध को परिभाषित किया जा सकता है, पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम के बीच, इनके बीच जो संबंध है उसको कैसे डिफाइन करोगे आप, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं सर, ये किताब और आपका पाठ्यक्रम एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। फिर कहता है केंद्रीय पाठचर्या का एक प्राथमिक प्रकार है, यह न्यूनतम अधिगम अनुभवों को शामिल करता है, बिल्कुल ठीक है, ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। केंद्रीय पाठचर्या शामिल करता है, केंद्रीय पाठचर्या किसको शामिल करता है, तो इसमें आपका कंटेंट आ जाता है, केंद्रीय अधिगम अनुभवों को भी शामिल किया जाता है, मूल्यांकन रणनीतियों को भी शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाता है। केंद्रीय पाठचर्या के संदर्भ में कौन सा गलत है, बताओ भाई। देखिए यह विशेषीकरण को इंडिकेट करता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान है और उच्च स्तर पर केंद्रीय पाठचर्या का महत्व कम हो जाता है, या फिर उच्चतर अध्ययन के प्रति आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो गलत स्टेटमेंट ये है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान है। केंद्रीय पाठचर्या में पाठ्यक्रम समान होता है, सभी के लिए समान सामग्री होती है, इसलिए ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खास ध्यान नहीं देता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। केंद्रीय पाठचर्या के एक भाग के रूप में केंद्रीय तत्व होते हैं, तो इसमें भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, भारतीय संविधान, सांस्कृतिक विरासत, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ऑप्शन डी राइट हो गया। गणित शिक्षण एक उदाहरण हो सकता है, जो गणित शिक्षण है यह आपका केंद्रीय पाठचर्या का एक उदाहरण हो सकता है। नैतिकता और मूल्य शिक्षण एक उदाहरण हो सकते हैं, नैतिकता और मूल्य शिक्षण किसके उदाहरण हो सकते हैं, तो ये छिपी हुई पाठचर्या के उदाहरण हो सकते हैं, जिसको हम हिडन कैरिकुलम भी कहते हैं, जिसको शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। मतलब कि ये प्रॉपर तरीके से ये जो मोरलिटी है, जो वैल्यूज़ हैं, संस्कृति है, डिसिप्लिन है, ठीक है, समाज के तौर तरीके, ये कोई हमारे सिलेबस में पढ़ाए नहीं जाते हैं, ये बच्चा एक दूसरे के साथ रह करके विद्यालय में खुद ब खुद सीख जाता है। सर अगला क्वेश्चन, छिपी हुई पाठचर्या अनाधिकारिक एवं अनौपचारिक अनुदेशात्मक प्रभावों से संदर्भित होती है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें छिपी हुई पाठचर्या के प्रकारों से संबंध बिल्कुल नहीं रखती है, बिल्कुल ठीक बात, ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ये इतनी बात क्लियर है। किसने कहा छिपा हुआ पाठ्यक्रम शैक्षिक परिस्थितियों में मौजूद अनकहे या अंतर्निहित मूल्यों, प्रक्रियाओं, व्यवहार और मानदंडों को संदर्भित करता है, किसने कहा, तो ये फिलिप जैक्सन का स्टेटमेंट है। किसका, जिन्होंने ये प्रच्छन्न पाठचर्या जिन्होंने दी थी, फिलिप जैक्सन, उन्हीं का स्टेटमेंट है। पाठचर्या प्रक्रिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये किताब जो है वो डी के व्हीलर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नीचे कहता है निम्न का मिलान कीजिए। मिलान करो भाई, कैसे मिलान करोगे, देखिएगा लक्ष्य किसके साथ जाएगा, लक्ष्य जाएगा हमारा हस्तांतरण के साथ। कैसे जाएगा, देखिए शिक्षा के जो भी लक्ष्य होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमारी जो भी ज्ञान है, संस्कृति है, जो भी मूल्य हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना चाहिए, इसलिए लक्ष्य हमारा जाएगा हस्तांतरण के साथ, यानी कि ए जाएगा 3 के साथ में। दूसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु में क्या होता है, सूचना होती है, यानी कि 20 सेकंड के साथ में। भाई पाठचर्या की जो भी विषय वस्तु है उसमें वो फैक्ट और सारे इन्फॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है जिसे छात्रों को पढ़ाया जाना है, 20 सेकंड के साथ में जाएगा। शिक्षण विधि जो है वो शैक्षिक अनुभवों के साथ में जाएगा। शिक्षण विधियाँ ही वो माध्यम हैं जिनके द्वारा छात्र कक्षा में शिक्षा से संबंधित अनुभव प्राप्त करते हैं,
ठीक है। तो सी फर्स्ट के साथ में डी जो है वो बच्चा हमारा किसके साथ, फोर्थ के साथ में। मूल्यांकन प्राप्ति, मूल्यांकन का मुख्य काम ये जांचना होता है कि निर्धारित जो भी उद्देश्य थे, जो लक्ष्य थे, उनकी प्राप्ति हो पाई कि नहीं हो पाई, इसलिए डी 4 के साथ में जाएगा। कुल मिलाकर के ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है इनको जो है व्यवस्थित करो, लक्ष्य और उद्देश्य, मूल्यांकन, सामग्री, शिक्षार्थी समाज, शिक्षण विधियां, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। सबसे पहले ये देखा जाता है कि लर्नर और सोसाइटी, फर्स्ट पॉइंट यही होता है, ठीक है। इसमें पहले ये समझना होता है कि समाज की मांग क्या है और विद्यार्थियों का स्तर क्या है, उसी के अनुरूप जो है पाठ्यचर्या तैयार की जाती है। ये पहला पॉइंट, यानी 4 पहले पे आएगा, 4 यहाँ भी पहले पे है, 4 यहाँ भी शुरुआत में है, मतलब इसमें फर्स्ट हटा दो, फोर्थ हटा दो, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। आवश्यकताओं को हमने समझ लिया, उसके बाद हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम इस टीचिंग प्रोसेस के माध्यम से विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा मोटिव क्या है, ठीक है। फिर हम जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ठीक है, उद्देश्यों को तय करने के बाद अब हम जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं उस तरीके का कंटेंट, उस तरीके का मटेरियल हमको चाहिए होता है, हम उसका सिलेक्शन करते हैं। तो ये 2 नंबर पे आ गया, ये 3 नंबर पे आ जाएगा, ओके। तो मतलब पहले 4 नंबर पहले आएगा, 4 पहले आएगा, फिर उसके बाद में फर्स्ट आएगा, मतलब ये वाला, ठीक है, ये भी हट गया, एक ही बचा। फिर 3 नंबर पे हमारा सामग्री, यहाँ पे सामग्री आ जाएगी। फिर उसके हमने सामग्री भी तय कर ली, ठीक है, ये चीज़ें इसमें लगेंगी। फिर अब उसको बच्चों तक पहुंचाना है वो मटेरियल, ठीक है। अब छात्रों तक वो कैसे पहुंचाया जाए भाई, है ना। शिक्षण विधियां अपनाएंगे हम, खेल के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से या एक्सप्लेन करके, तो शिक्षण विधियां 5 नंबर आ जाएगा। लास्ट में हम करते हैं मूल्यांकन, कि जो सोच करके जो लक्ष्य हम पाना चाह रहे थे, क्या हम वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हम लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई कि नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर के इसमें जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ों को सीक्वेंस में रखना है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के संबंध में कौन सा सही है, इसकी एक रूपरेखा है, सरलित किया गया है कि क्या करना है। सभी स्तरों पर निर्णय, यह उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है। देखिए, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के संबंध में बात यह है कि यह उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। विषय वस्तु के संबंध में कौन सा सही है बताइएगा। विशिष्ट एवं व्यवहारात्मक शब्दों में लिखा हुआ हो या निर्देशात्मक रणनीतियां और संसाधन शामिल हैं इसमें। पाठ्यक्रम के परिणामों का आकलन, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखने के अनुभवों को व्यवस्थित करना। देखिए, कंटेंट यहाँ पे जो भी मटेरियल है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखने के अनुभवों को व्यवस्थित किया जाता है कंटेंट के माध्यम से। ऑप्शन डी राइट हो गया। कहता है पाठ्यक्रम अनुभव के संबंध में कौन सा गलत है भाई। देखिएगा, निर्देशात्मक तरीके और रणनीतियाँ गुणवत्ता की पहचान करता है। लिखित पाठ्यक्रम के निर्देश में बदलें या फिर निपुणता मूल्य कार्य है। सिंपल सी बात है, पाठ्यक्रम अनुभव के संबंध में गुणवत्ता की पहचान करता है। देखिए, ये कार्य अनुभव का नहीं है, ये जो काम है गुणवत्ता की पहचान करना अनुभव का नहीं है, ये मूल्यांकन का काम है, ठीक है। मूल्यांकन का मेन जो उद्देश्य है वो यही जांचना होता है कि शिक्षण की गुणवत्ता कैसी रही है, ठीक है। जो टीचिंग की गई उसकी क्वालिटी कैसी रही, छात्रों ने कितना सीखा, ये मूल्यांकन का काम है। इसलिए पाठ्यक्रम अनुभव के संदर्भ में अगर इसको देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में पाठ्यचर्या मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता की पहचान करता है। ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। प्रभावी शिक्षण में, इफेक्टिव टीचिंग में पाठ्यक्रम की भूमिका के संबंध में कौन सा सही है। देखिए, पाठ्यचर्या एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है कि छात्र क्या और कैसे सीखते हैं। निर्देशात्मक और सीखने की पद्धतियों को कंट्रोल करता है। सीखने के परिणामों को निर्दिष्ट करता है। बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़िए, प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका का प्रमुख पहलू कौन सा नहीं है। देखिए, विषय वस्तु का चयन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या कंटेंट होना चाहिए। अनुक्रमण एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। अनुकूलनशीलता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुकूलनशीलता जो है ये पाठ्यक्रम की भूमिका का पहलू नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित भाई करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं
कि पहले सबसे पहले हम योजना बनाते हैं किसी भी काम के लिए, फिर उसको अप्लाई करते हैं, लास्ट में उसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही इसका सही तरीके से व्यवस्थित है। ये पाठचर्या विकास की पूरी प्रक्रिया में शिक्षक एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, एक शिक्षक पाठ्यक्रम विकास से लेकर पाठ्यक्रम मूल्यांकन तक सभी कार्यों में शामिल होता है। बात ये भी ठीक है, ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में कौन हितधारक नहीं है? कौन नहीं है भाई? अध्यापक बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, छात्र भी इंपॉर्टेंट है, समाज को भी ध्यान में रखा जाता है, राजनीतिक दबाव जो है ये हितधारक नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे हटा दो। पाठचर्या विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? देखिएगा, नागरिक और सामाजिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, बहुत अच्छी बात है। संरक्षण का सिद्धांत भी है, क्रिएटिविटी को ध्यान में रखा जाता है। व्याकुलता का सिद्धांत यहाँ पे पाठचर्या विकास का सिद्धांत नहीं है। बाल केंद्रित सिद्धांत के संबंध में कौन सा गलत है बताइएगा। देखिए, प्रकृति में आधिकारिक जरूरतों और हितों को ध्यान में रखना, बाल केंद्रित सिद्धांत की बात करें तो हम इसमें बच्चे की ज़रूरत, बच्चे के हित की बात करते हैं, और व्यवसायी बच्चा किस व्यवसाय की तरफ जाना चाहता है, उसकी क्या आकांक्षा है, उसके हिसाब से हम उसको ध्यान में रखते हैं, भविष्य के पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रकृति में आधिकारिकता की बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का कौन सा लाभ नहीं है? जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, जिसको हम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, इस पर जो मेन फोकस होता है वो किताबों पर होता है। विषय वस्तु इसमें विशेष होती है, इसमें जो भी कंटेंट है वो विशेष होता है। पाठचर्या संबंधी गतिविधियाँ इसमें उन्मुख होती हैं। और व्यक्तिगत मतभेद की अगर बात करें तो यहाँ पे व्यक्तिगत मतभेद या जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जो किताब में है, जो सिलेबस में है, बच्चे को वही पढ़ाओ। ठीक है। प्रकृति में निर्देशात्मक, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो है व्यक्तिगत मतभेद, ये इसका लाभ नहीं है, क्योंकि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये छात्रों के व्यक्तिगत मतभेद को ध्यान में नहीं रखता है। ये नहीं देखता कि हर बच्चे के सीखने की क्षमता, रुचि, उसकी स्पीड अलग अलग होती है। ये केवल सब्जेक्ट को पूरा करने पर जोर देता है, ना कि प्रत्येक बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखता है। इतनी बात क्लियर है। गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। देखिए, गतिविधि जो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होता है उसमें सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के सीखते हैं, बच्चे समूह में सीखते हैं, और विषय और निर्देश आधारित यहाँ पे ये जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी इसमें अनुभवात्मक शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। पाठ्यक्रम के लिए समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण समुदाय के लिए लाभदायक हो सकता है। यह सामुदायिक और सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित है। ठीक है, ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। पाठचर्या विकास के लिए कौन सा दृष्टिकोण नहीं है? पाठचर्या विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए कि भाई ध्यान में रखना चाहिए ना चीज़ों को, जहाँ अलग अलग विषयों को, जहाँ जो विभिन्न विषय हैं उनको अलग पढ़ाने की बजाय उन्हें आपस में जोड़ करके पढ़ाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये। और मानवतावादी ये दृष्टिकोण जो है बालक के सर्वांगीण विकास की बात करता है, बच्चे की भावनाएं, बच्चे का इंटरेस्ट, उसको ध्यान में रखता है। और जो है कि अनुशासनात्मक, इसे विषय केंद्रित दृष्टिकोण भी कहा जाता है। और इसमें जो विशेष एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, उनके नॉलेज को गहराई से बच्चे को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लेकिन शैक्षिक यहाँ पे क्यों बाहर हो गया? शैक्षिक इसलिए बाहर हो गया क्योंकि देखिए, शिक्षा से जुड़ी हर एक्टिविटी शैक्षिक ही होती है। आए बात समझ में? तो पाठचर्या विकास के अगर यहाँ पे वर्गीकरण की बात करें तो उसमें तकनीकी रूप से जो है एकेडमिक या फिर जो अनुशासनात्मक जैसे विशेष शब्द उपयोग किए जाते हैं, ना कि केवल शैक्षिक। इसलिए ये जो ऑप्शन हमारा है वो हट जाएगा यहाँ से। एक प्रणाली में शामिल नहीं है। प्रणाली में आपका इनपुट होता है, फिर उसमें प्रोसेस चलता है, फिर उसका प्रोडक्ट निकल करके, आउटपुट निकल करके आता है, लेकिन इसमें एक्टिविटी शामिल नहीं होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन। इसको व्यवस्थित करना है तो व्यवस्थित उसमें क्या करना है? पहले हम इनपुट देते हैं, फिर उसमें प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट निकल करके आता है, यानी कि थर्ड पहले आएगा, फिर थर्ड के बाद फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन। जॉर्ज ब्यूचैम्प द्वारा वर्णित शैक्षिक प्रणाली का कौन सा घटक यहाँ पे नहीं है? तो वो मूल्यांकन नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। एक प्रणाली में कई भाग या घटक शामिल होते हैं।
एक प्रणाली लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करती है। बिल्कुल ठीक है, ए सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। प्यारे दोस्तों, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इसी तरीके से अब आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी। नोट्स नहीं लिए तो देरी ना करें, फटाफट मैसेज करके नोट्स आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।